नवंबर का महीना बीतने वाला था और दिसंबर का महीना अभी शुरू भी नहीं हुआ था कि सर्दी अपना असली रंग दिखाने पर उतर आई थी। सर्द हवाएं चल रही थीं और ठंड मानो कहर बरसाने पर तुली थी। हवा इतनी तेज थी कि झोपड़ियों की खपरेल भी कांपने लगी थी और दूर दूर तक सिर्फ धुंध ही दिखाई देती थी। ऐसी कड़ाके की ठंड में गरीब राधेश्याम का परिवार अपनी घास फूस की झोपड़ी में दुबका पड़ा था। झोपड़ी के अंदर भी सर्दी ऐसे घुस चुकी थी मानो बाहर की ठंड को कोई रोक ही नहीं पा रहा हो। परिवार एक दूसरे से सटकर बैठा था ताकि थोड़ी सी गर्माहट बाकी रह सके। राधेश्याम एक बहुत ही गरीब आदमी था। घर में बूढ़े माँ बाप, पत्नी और 5 साल की बेटी थी और इन सब का पेट पालने की जिम्मेदारी उसी अकेले राधेश्याम के ऊपर थी। राधेश्याम मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाता था, पर इस समय ठंड बहुत अधिक थी, इसलिए मजदूरी मिलना भी मुश्किल हो गया था। ऐसे मौसम में लोग घरों से कम ही निकलते थे और काम की तलाश में भटकते मजदूरों की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। राधेश्याम भी इन्हीं में से एक था, जिसका हर दिन पिछले दिन से ज्यादा कठिन होता जा रहा था। मगर मजबूरी क्या न करवाए, राधेश्याम को काम ढूंढने के लिए बहुत सवेरे ही निकलना पड़ता था। अरे भगवान, ये कैसी सर्दी पड़ रही है इस बार। हाथ पैर जैसे सुन हो गए हैं, जलाने को एक टहनी तक नहीं बची। लगता है जैसे ठंड शरीर के अंदर तक उतर गई हो। हाय राम, गरीबी सच में बहुत रुलाती है। हाँ, गरीबी भी क्या चीज है, एक चादर तक ढंग की नहीं है हमारे पास। लेकिन गुड़िया किधर चली गई? इतनी ठंड में कहीं बाहर तो नहीं निकल गई? अरे नहीं, गुड़िया बाहर नहीं गई, ठंड से बचने के लिए बोरी में घुसकर सो गई है। हाय मेरी बच्ची, उम्र खेल कूद की है और सोना पड़ रहा है बोरी में। ईश्वर जाने कब हमारी हालत सुधरेगी। हिम्मत रखो, बस रात कट जाए, सुबह कुछ न कुछ इंतजाम कर ही लेंगे। बच्चों के लिए कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। सर्दी इतनी तेज थी कि वह रात भर ठीक से सो भी नहीं पाता था। ठंडी हवा झोपड़ी के टूटे छप्पर से भीतर घुसकर उसके बदन को सुन्न कर देती थी। फिर भी उसके मन में सिर्फ एक ही चिंता रहती, घर का चूल्हा जलेगा कैसे। आज सुबह होते ही वह काम पर जाने की तैयारी करने लगा। अरे ओ भगवान, ये कैसी सर्दी है। घर में एक ढंग का कंबल तक नहीं। बच्चे ऐसे कांप रहे हैं कि दिल फट जाता है। हाय राम, कैसी कड़कड़ाती ठंड है आज। हाथ पैर जैसे पत्थर हो गए हों। छप्पर से हवा ऐसे घुस रही है जैसे बर्फ का तूफान अंदर बैठा हो। मन तो करता है कि आज काम पर ना जाऊं, पर क्या करूं। अगर आज किसी तरह थोड़ा काम मिल गया तो शाम को चाहे उधार ही क्यों ना लेना पड़े, एक कंबल जरूर ले आऊंगा। राधे, तू बाहर जाएगा तो ठंडी हवा से बच कर रहना। मैं तो सोच कर ही डर जाती हूँ। इतनी सर्दी में मजदूरी करने निकलना कोई आसान बात नहीं। ईश्वर तुझे सकुशल लौटाए, यही प्रार्थना है मेरी। बेटा मत जा आज, ये ठंड जान ले लेगी। मैंने अपनी उम्र में ऐसा जाड़ा कम ही देखा है। काम तो बहुत दिन कर लोगे, पर जान एक ही है। थोड़ी देर रुक जा, शरीर भी आराम पा लेगा। हाँ, ठंड तो बहुत है, पर सुनो जी, अगर तुम आज काम पर नहीं गए तो हम खाएंगे क्या? यही सोचकर दिल टूट जाता है, पर ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी लौट आऊं। भगवान करे आज कुछ काम मिल ही जाए। इतना कहकर राधेश्याम कांपते हुए मजदूरी करने के लिए घर से निकल जाता है। सर्दी के कारण उसका शरीर बुरी तरह थरथरा रहा था। हाथ तो मानो जम से गए थे और उसके दांत लगातार किटकिटा रहे थे। रास्ते भर ठंडी हवा उसके चेहरे पर चाबुक की तरह लग रही थी और हर कदम पिछले कदम से ज्यादा भारी महसूस हो रहा था। फिर भी राधेश्याम रुकने वाला नहीं था। हे भगवान, कैसी ठंड है। हाथ पैर सुन्न पड़ रहे हैं और दांत किटकिटा रहे हैं, पर रुकूं भी कैसे। घर में सब इंतजार कर रहे हैं। इतनी कड़कड़ाती ठंड में कौन बाहर निकलता है, मजबूरी ही निकालती है। गरीबी भी कैसी चीज है, मौसम देखती ही नहीं। भूख रोज आग लगाती है। अगर आज भी काम ना मिला तो चूल्हा कैसे जलेगा। धुंध इतनी है कि सामने कुछ दिखता नहीं, पर फिर भी चलना पड़ेगा।
बस भगवान आज खाली मत लौटाना। हाय रे गरीबी, इंसान को क्या क्या नहीं करवाती। ये कहते कहते राधेश्याम की नजर कुछ दूर जल रहे अलाव पर पड़ती है। वहाँ कुछ मजदूर बैठे अलाव के पास आग सेक रहे थे। ठंडी हवा में वह अलाव दूर से ही गर्माहट का एहसास करा रहा था, मानो किसी ने रात के अंधेरे में छोटा सा सूरज जला दिया हो। अलाव दिखाई देते ही राधेश्याम अलाव की तरफ दौड़ पड़ता है। उसके मन में बस यही ख्याल था कि थोड़ी देर इस आग के पास बैठकर वह अपनी ठिठुरन को काबू कर सके। अरे भाई, आज की ठंड तो हिम्मत ही चूस ले रही है। ऐसा लगता है कि हवा नहीं, बर्फ की सुइयां उड़ रही हों। सुबह से काम की भी कोई उम्मीद नहीं दिख रही। मालिक लोग इस सर्दी में घर से बाहर निकलते ही नहीं। सच कह रहा है यार, आज की ठंड तो शरीर तोड़ दे रही है। हाथ पैर पत्थर जैसे हो गए हैं। ऊपर से काम न मिलने की चिंता अलग। इस मौसम में भला कौन बुलाएगा। अमीर लोग तो कंबल ओढ़कर हीटर चला लेते हैं, उन्हें क्या फर्क पड़ता है। गरीबी में तो यह ठंड दुगुनी चुभती है। अभी तो बस यही आग हमें जिंदा रखे हुए है। और देखो, उधर कोई आ रहा है। इतनी ठंड में भला कौन होगा। हाँ, लगता है कोई मजदूर आ रहा है। शायद आग सेकने ही आ रहा होगा। अरे राधेश्याम भाई, इतनी ठंड में अकेले कहां भटक रहे हो। यहां आओ, आग के पास हाथ सेक लो, नहीं तो शरीर पत्थर बन जाएगा। बैठो भाई, यहां बैठो। आज की ठंड तो मैं जिंदगी भर नहीं देखी। हाथ पैर जम गए थे। अगर आग के पास न बैठते तो काम भी नहीं कर पाते। भाई सच कहूं तो आज तो ठंड हद से ज्यादा है। रास्ते भर लगा कि हवा नहीं, बर्फ के कांटे पड़ रहे हैं। थोड़ा आग देखकर जान में जान आई है। हाँ, सही कह रहे हो। मैं तो सोच रहा था कि शायद आज बाहर निकलना ही नहीं चाहिए था, लेकिन मजबूरी है। घर में बच्चे ठिठुर रहे हैं, काम ढूंढना ही पड़ेगा। यही बात होती है भाई। पेट के लिए आदमी बर्फ भरी रात में भी निकल पड़ता है। इस सर्दी में मजदूरी मिलना मुश्किल है, लेकिन ढूंढोगे तो कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। थोड़ी देर आग सेक लो, फिर चलेंगे काम पूछने। हाँ भाई, अगर आज थोड़ा भी काम मिल गया ना, तो शाम को उधार लेकर भी एक कंबल जरूर ले जाऊंगा। ईश्वर तुम्हारी मेहनत जरूर देखेगा राधेश्याम भाई। आज कुछ ना कुछ काम मिल ही जाएगा, हिम्मत मत हारो। राधेश्याम अपने साथी मजदूरों से बात ही कर रहा होता है कि तभी एक सेठ वहां आ जाता है। सेठ को ठंड की जरा भी परवाह नहीं थी, क्योंकि उसने तो गर्म कपड़े पहन रखे थे। उसके आते ही अलाव के पास बैठे मजदूरों में हल्की सी खामोशी फैल गई, मानो सब उसकी अगली बात का इंतजार कर रहे हों। सेठ को देखकर राधेश्याम मन ही मन सोचता है, देखो तो जरा, सेठ कैसे अकड़कर चल रहा है। मोटे ऊनी कपड़े, भारी जैकेट और मफलर में लिपटा हुआ। उसे क्या पता कि ठंड क्या होती है। सच ही है, ये ठंड जैसे अमीरों की मेहरबान है। वो बस बाहर से देखते हैं, भुगतते हम जैसे लोग हैं। अरे सुनो सब, काम आसान नहीं है, लेकिन मजदूरी अच्छी दूंगा। गोदाम के पीछे बड़ी बोरियां उतरवानी है। सेठ जी, आज की ठंड में ऐसा काम मुझसे नहीं होगा। शरीर जम गया है, हाथ पैर चल ही नहीं रहे। जो काम बता रहे हैं उसे तो सुबह थोड़ी धूप निकलेगी तभी सोचेंगे। अभी तो उठना भी मुश्किल हो रहा है। इतनी कड़कड़ाती ठंड में ऊंच नीच चढ़ाई करना, यह हमसे नहीं हो पाएगा सेठ जी। ठंड वंड की परवाह मत करो, काम तो करना ही पड़ेगा। कोई खाली हाथ मत बैठो। जो भी तैयार है मेरे साथ अभी चल पड़े। बाकी को पैसे नहीं मिलने वाले, समझ गए ना। सेठ जी, काम सच में बहुत कठिन है और ऊपर से ये कड़कती ठंड जान ले रही है, लेकिन मैं मना नहीं कर सकता। घर में एक भी ढंग का कंबल नहीं है। मेरी छोटी गुड़िया बोरी में दुबक कर सो रही है। अगर आज भी मैं खाली हाथ लौटा तो घर में चूल्हा कैसे जलेगा। बच्चों और बूढ़े माँ बाप का क्या होगा। ठंड चाहे जितनी भी तेज हो, मुझे ये काम करना ही पड़ेगा। आप बस बता दीजिए कि करना क्या है, मैं तैयार हूं। दूसरों की मना करने में मजबूरी है, लेकिन मेरी मजबूरी उससे बड़ी है सेठ जी। मेरी बच्ची को कंबल चाहिए और उसके लिए मैं आज यह जोखिम उठाऊंगा। यह कहकर राधेश्याम सेठ के साथ उस काम को करने के लिए चला जाता है। रास्ते भर ठंडी हवा उसके चेहरे पर ऐसे लग रही थी जैसे किसी ने बर्फीली चादर ओढ़ा दी हो। शाम तक किसी तरह काम करके वह कंबल खरीद लाता है, मगर घर आते आते उसे तेज बुखार हो जाता है। अरे, ये कैसी हालत हो गई है आपकी। बदन तो तावा सा तप रहा है, चेहरा भी बिल्कुल लाल हो गया है। इतनी कड़ाके की ठंड में बाहर जाने की क्या जरूरत थी। जरा सा आराम कर लेते तो क्या बिगड़ जाता।
मैं क्या करता सुधा, घर में कंबल नहीं था। गुड़िया बोरी में दुबकी पड़ी थी। उसकी हालत याद आई तो लगा आज भी खाली गया तो कैसे चलेगा। काम मिला तो सोचा कंबल लेकर ही लौटूं। देखो कंबल ले आया हूं। गुड़िया अब बोरी में नहीं सोएगी। आपकी सेहत सबसे पहले है। मैं आपकी मजबूरी समझती हूँ, पर इस तरह अपने ऊपर जुल्म करना ठीक नहीं। इतनी ठंड में काम पर जाएंगे तो बीमार ही पड़ेंगे। हाँ, थोड़ी गर्माहट मिल जाए तो शायद बुखार उतर ही जाए। तुम हो तो हिम्मत भी बनी रहती है। घर तो तभी चलेगा जब आप स्वस्थ रहेंगे। अपनी सेहत का भी थोड़ा ख्याल रखिए। आपका यह त्याग सबसे बड़ी कमाई है, पर ऐसे खुद को तकलीफा देते रहे तो हम सबका सहारा कौन रहेगा। मगर राधेश्याम को ऐसी ठंड लगती है कि वह उठ नहीं पाता। घर वाले उसे संभालने की पूरी कोशिश करते रहे, लेकिन उसके हाथ पैर धीरे धीरे बिल्कुल सुन्न पड़ते जा रहे थे। रात भर उसकी सांसें कांपती रहीं और बुझते दिए की लौ की तरह उसकी ताकत भी कम होती चली गई। गर्म कंबल तो उसे मिल जाता है, मगर पैसे के अभाव में उसे इलाज नहीं मिल पाता। इसलिए एक दिन राधेश्याम ठंड की बलि चढ़ जाता है। हे भगवान, मेरा लाल मुझसे पहले कैसे चला गया। मैं तो सोचती थी कि अपने बुढ़ापे में उसी का सहारा बनूंगी, उसी के हाथों पानी पीकर एक दिन आंखें बंद करूंगी, लेकिन आज वो ही मेरा सहारा मुझसे छिन गया। काश मैं कुछ कर पाती, काश मेरे बच्चे को जरा सी गर्मी मिल जाती। मैं उसका दर्द नहीं बांट सकी, मैं उसे ठंड से बचा नहीं सकी। हे राम, मेरे बेटे ने कौन सा पाप किया था जो इतनी कम उम्र में उसे उठा लिया। अब इस बूढ़ी माँ का क्या होगा, किसके लिए जीऊंगी मैं। आपने हमेशा सबके लिए सोचा, बस अपने लिए कभी नहीं। बार बार कहा था ना, अपनी सेहत का भी ध्यान रखा कीजिए, लेकिन आपने तो हमेशा हमारे लिए खुद को दांव पर लगा दिया। देखिए, कंबल तो ले आए, लेकिन खुद हमें छोड़कर चले गए। अब मैं किससे कहूँ कि इतना ठंडा मौसम संभल कर बिताइए। गुड़िया को कौन समझाएगा कि उसके पिता अब लौटकर नहीं आएंगे। हमारे घर की नींव ही खो गई है। आपने तो हमें इस ठंड और इस दुनिया की जिम्मेदारियों के बीच अकेला छोड़ दिया। अब हम कैसे संभालेंगे खुद को। राधेश्याम के मौत के बाद अब घर चलाने की जिम्मेदारी सुधा के कंधों पर आ जाती है। अचानक घर का सारा बोझ उसके लिए बहुत भारी हो जाता है, पर हालात उसे रुकने नहीं देते। राधेश्याम के मरने से उन्हें सर्दी में ओढ़ने के लिए कंबल तो मिल जाता है, मगर पेट के लिए रोटी मिलना मुश्किल हो जाता है। ठंड के दिनों में काम मिलना और भी कम हो गया था और झोपड़ी में कई कई बार चूल्हा ठंडा ही पड़ जाता था। बूढ़े सास ससुर और बेटी भूख से बेहाल हो उठते हैं। बहू, जब से बेटा गया है इस घर का हर कोना खाली सा लगता है। दिल रोज रोता है, पर अब जो बीत गया उसे बदल नहीं सकते। अब हमें एक दूसरे को संभाल कर चलना है। तुम चिंता मत करो बहू, तुम हमारे लिए बेटी के समान हो। गुड़िया भी तुम्हारी ही ताकत पर भरोसा करती है। ठंड है, भूख है, मुश्किलें बहुत हैं, पर तुम्हारी हिम्मत हम सब के लिए सहारा है। हम दोनों बूढ़े सही पर तुम्हारे साथ खड़े हैं। बहू, हम जानते हैं कि बेटे के जाने के बाद घर का सारा बोझ अचानक तुम्हारे कंधों पर आ गया है। हम बूढ़े हैं, पहले जैसी ताकत अब नहीं रही, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि तुम अकेली नहीं हो। मुश्किलें चाहे कितनी भी हों, हम सब मिलकर सामना करेंगे। चूल्हा देर से जलेगा, पर जलेगा जरूर। तुम बस हिम्मत मत छोड़ना। हम तुम्हारे साथ हैं और जितना हो सकेगा तुम्हारी मदद करेंगे। अम्मा जी, बाबूजी, मुझे पता है कि अब इस घर की जिम्मेदारी मेरी है और मैं पीछे नहीं हटूंगी। ठंड के कारण काम ढूंढना बहुत कठिन हो गया है। कई बार चूल्हा भी नहीं जल पाता, पर मैं पूरी कोशिश करूंगी कि घर में कोई भूखा न रहे। गुड़िया की आंखों में डर देखकर मन टूट जाता है, पर उसी के लिए तो मुझे मजबूत बनना होगा। आप दोनों का साथ और आशीर्वाद ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। जो भी काम मिलेगा मैं करूंगी। बस आप दोनों चिंता न करें, मैं घर को संभाल लूंगी। ये कहकर सुधा भी राधेश्याम की तरह
कड़कती ठंड में काम ढूंढने के लिए निकल जाती है। रास्ते भर ठंडी हवा उसके चेहरे पर बर्फ की तरह पड़ रही थी, पर मजबूरी उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर रही थी। भैया क्षमा कीजिएगा, क्या एक बात कह सकती हूँ? मैं काम की तलाश में हूँ। घर की परिस्थितियां बहुत कठिन हो गई हैं। यदि आपके ढाबे में कोई छोटा मोटा काम खाली हो, बर्तन धोने का या साफ सफाई का, तो कृपया मुझे रख लीजिए। मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करूंगी। जो भी काम आप दें मैं निष्ठा से कर लूंगी भैया। बस इतने भर से घर में चूल्हा जल जाएगा, यही मेरे लिए बहुत है। बहन, इतनी ठंड में बाहर निकलना ही बहुत हिम्मत का काम है। चेहरा देखकर ही समझ आ रहा है कि काफी तकलीफ में हो। काम की जरूरत तो है मुझे भी। बर्तन धोने और सफाई का काम खाली है। आपने मुझे काम देकर बहुत बड़ा उपकार किया है भैया। घर में बच्ची है, बूढ़े सास ससुर हैं। आपकी यह मदद मेरे लिए भगवान की कृपा से कम नहीं। मैं पूरी सच्चाई से काम करूंगी। ठीक है बहन, आज से ही काम शुरू कर दीजिए। मेहनत तो है पर मजदूरी सही दूंगा। सुबह शाम बर्तन धोने होंगे और बीच बीच में सफाई भी करनी होगी। आप चिंता ना कीजिए। पहले अंदर जाकर हाथ मुंह धो लीजिए, फिर धीरे धीरे काम संभाल लीजिए। सुधा उसी समय काम पर जुट जाती है और ठंड की परवाह न करते हुए सारा काम मन लगाकर करती है। बर्फ जैसी ठंडी हवा उसके गीले हाथों को और भी चुभने लगती है, लेकिन फिर भी वह रुकने का नाम नहीं लेती। सुधा का काम देखकर हरि बहुत खुश होता है। सुधा कड़कती सर्दी में कांपते हुए बर्तन धोते हुए रो रही होती है, मानो आंसू और ठंड दोनों मिलकर उसके दिल का दर्द बाहर ला रहे हों। बहन, आप रो क्यों रही हैं? मैंने तो आपको मेहनत करते देखा था, लेकिन ये आंसू, क्या कोई परेशानी है? अगर कुछ कहना चाहें तो निश्चिंत होकर कहिए। भैया, दरअसल हालात ही ऐसे हैं कि मन संभलता नहीं। पति को ठंड ने छीन लिया। इलाज के पैसे भी नहीं थे। घर में बूढ़े सास ससुर और छोटी बच्ची हैं। कई कई दिन चूल्हा ठंडा रह जाता है। कंबल तो मिल गया, पर रोटी का इंतजाम नहीं हो पाता। मजबूरी में आज इतनी सर्दी में बाहर निकलना पड़ा। काम मिला तो लगा शायद आज घर वाले भूखे न सोएंगे। बस यही सोचकर आंसू रुक नहीं रहे। बहन, आपका दर्द सुनकर मन भारी हो गया। दुनिया में बहुत लोग मुश्किलें झेलते हैं, पर जो हिम्मत आप दिखा रही हैं वह कम नहीं। इतनी ठंड में भी आपने जिस लगन से काम किया है वह किसी की भी आंखें नम कर दे। आप चिंता मत कीजिए, यहाँ आपका मान रहेगा और काम भी। जितना बन पड़ेगा मैं आपकी मदद करूंगा। बस हिम्मत बनाए रखिए, आपकी मेहनत रंग लाएगी। अब पहले थोड़ा गर्म पानी पी लीजिए, फिर आराम से काम कीजिए। मैं हूं ना, घबराइए मत। आपका बहुत बड़ा उपकार है भैया। मैं बस इतना चाहती हूँ कि घर में कोई भूखा न रहे। बाकी तकलीफें तो सह लूंगी। ये कहकर हरि अपने काम पर लग जाता है। रात भर सुधा की हालत उसके मन में घूमती रही। सुबह होते ही उसके मन में यह बात साफ थी कि सुधा को किसी न किसी तरह थोड़ी मदद की जरूरत है। और अगले दिन जब सुधा काम पर आती है तो हरि उसे कुछ गर्म कपड़े और कंबल देते हुए कहता है, बहन जरा इधर आइए। कल आपकी हालत देखकर रात भर मन भारी रहा। इतनी ठंड में अकेले सब संभालना आसान नहीं होता। ये कुछ गर्म कपड़े और एक कंबल है, कृपया इसे रख लीजिए। मेरे मन को थोड़ी राहत मिलेगी कि आप काम करते समय इतनी ठंड नहीं झेलेंगी। अरे भैया, ये सब क्यों? आपने पहले ही काम देकर बहुत बड़ा सहारा दिया है। मैं आप पर और बोझ नहीं बनना चाहती। घर की मजबूरी है, इसलिए काम करने आई हूँ, पर आपकी दया का बदला मैं कैसे चुकाऊंगी? ये कोई बोझ नहीं, इंसानियत है। कल जितनी ठंड थी, कोई भी आपकी जगह होता तो काम छोड़ देता, मगर आपने रोते हुए भी काम पूरा किया। हिम्मत ऐसी कहीं कहीं देखने को मिलती है। ये कपड़े और कंबल अपने परिवार, खासकर बच्ची के लिए ले जाइए। आप लोग इस ठंड में कैसे रह रहे हैं यह सोचकर नींद नहीं आई। बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप मेहनत करती रहिए और हिम्मत मत हारिए। आपकी यह मदद मेरे लिए भगवान की ओर से भेजा हुआ सहारा है। घर में बूढ़े हैं, बच्ची हैं। यह कंबल उन सबके लिए बहुत कीमती होगा। आपका यह उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी। मैं बस पूरी ईमानदारी से काम करती रहूंगी। अगर कोई परेशानी हो तो बेझिझक कह दीजिए। ठंड में साथ देना ही असली मदद है। अब अंदर चलिए, हाथ गर्म कर लीजिए, काम बाद में भी हो जाएगा। सुधा अपने सास ससुर और बेटी को गर्म कपड़े पहनाती है और उन्हें ओढ़ने के लिए गर्म कंबल देती है। इतने समय से ठंड सहते सहते उनके शरीर थक चुके थे,
इसलिए कपड़े मिलते ही उनके चेहरे पर हल्की राहत दिखने लगी, जैसे गर्म कपड़ों ने माहौल को थोड़ा सहने लायक बना दिया हो। बहू, ये तू कहाँ से ले आई? इतने दिनों से हम लोग ठंड में बस कांप ही रहे थे। कपड़े पहनते ही जैसे जान में जान आ गई। भगवान तुझे खुश रखे बेटिया, तूने तो हमारी उम्र बढ़ा दी। बहू, तू तो सचमुच इस घर की लक्ष्मी है। बेटे के जाने के बाद भी तूने हमें संभाल रखा है। हम क्या दे सकते हैं तुझे? बस दुआ करते हैं कि भगवान तुझे हर मुश्किल से बचाए। बहू, ये तो बहुत बड़ा काम कर दिया तुमने। शरीर तो जैसे पत्थर होने लगा था, अब कम से कम रात थोड़ी आराम से कट जाएगी। सच में तुम्हारी मेहनत और हिम्मत हमें संभाले हुए है। हम बूढ़े हैं, कुछ कर नहीं पाते, पर तूने जो किया वो हमारे बस में नहीं था। बहू, हम पर इतना बोझ मत समझा कर, हम तेरे साथ खड़े हैं, जितना बन सकेगा करेंगे। अम्मा जी, बाबूजी, आप दोनों ठंड में इतने कष्ट झेल रहे थे, यह देखना मेरे लिए और भी कठिन था। ये कपड़े किसी दया से नहीं, आपकी जरूरत समझकर लाए हैं। आप लोग आराम से रहिए, बस यही मेरे लिए सबसे बड़ी राहत है। आप दोनों का साथ ही मेरी ताकत है। घर में थोड़ा सुकून दिखता है तो लगता है मेरी मेहनत सफल हो रही है। ठंड बहुत है, मुश्किलें भी, पर हम सब मिलकर इसका सामना कर लेंगे। उस दिन के बाद सुधा हरी पर पूरी तरह भरोसा करने लगी और ढाबे की रौनक भी पहले से बढ़ने लगी। धीरे धीरे दोनों के बीच ऐसा अपनापन बन गया कि काम का बोझ भी आधा महसूस होने लगा। समय के साथ ढाबे की पहचान आसपास के लोगों में बनने लगी और रोजी रोटी की चिंता भी पहले जैसी नहीं रही।